हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका 17th बीपीएससी के करंट अफेयर्स के सीरीज में। आज हम लोग पार्ट 6 में है। इसका मतलब ये है कि सितंबर 2024 का ये लास्ट वीडियो है, ठीक है, और अक्टूबर का स्टार्टिंग का है, ठीक है। देखते हैं करंट अफेयर्स में क्या है, समझते हैं इस चीज़ को। पहला है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। तो इससे आपको क्या समझ में आएगा? पढ़ोगे तो सिर्फ नाम से तो नहीं समझ में आएगा, मतलब एग्जाम के लिए हमें इसको समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं। सबसे पहला बात ये है कि इसमें क्या किया जाएगा, जो सैचुरेशन कवरेज किया जाएगा ट्राइबल मेजोरिटी से विलेज को, जो भी जहाँ जहाँ लोग ट्राइबल रह रहे हैं, ट्राइबल मेजोरिटी मतलब या तो ट्राइबल जहाँ ज़्यादा रह रहे हैं या पूरा का पूरा ट्राइबल विलेज, दोनों चीज़ ध्यान पे रखना। इन एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट दो प्रोग्राम चलता है, एक एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चलता है, एक एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलता है। एस्पायरेशनल मतलब होगा ऐसा डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए जो एस्पायरेशनल हो, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो इस बात को समझो कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जो है ना, वो ट्राइबल मेजोरिटी विलेज के लिए, ट्राइबल विलेज के लिए, दोनों जगह चलाया जा रहा है। जहाँ या तो जिस गांव में ट्राइबल का पॉपुलेशन ज़्यादा हो, मेजोरिटी में हो, या ट्राइबल ही पूरा विलेज में, वहाँ चलाया जा रहा है। नॉर्मल विलेज के लिए नहीं है। उसके साथ साथ 5 करोड़ बेनिफिटिंग कितना होगा, 5 करोड़ से ज़्यादा ट्राइबल पीपल को इससे बेनिफिटिंग होगा, ठीक है। ये पूछ सकता है आपसे, कितना गांव है ये नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या आउटले, इस स्कीम में कितना एक्सपेंस किया जा रहा है, रेयर ऑफ रेयर पूछेगा, नहीं पूछेगा, इसलिए याद करके दिमाग मत खराब करो अपना। मिशन कंप्राइज ये पूछ सकता है। 25 इंटरवेंशन होगा इसमें, और 17 लाइन ऑफ मिनिस्टर टू अचीव द, मतलब 17 मिनिस्ट्री को लाइन में, मतलब एक साथ इम्प्लीमेंट किया जाएगा, सो दैट कि ये हो सके। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसका 4 गोल है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला बताओ, एक बात बताओ, ट्राइबल के, हम लोग ट्राइबल का उन्नत का बात करें, उन्नत का बात कर रहे हैं ना, ठीक है। जनजातीय किसको बोलेंगे? ट्राइबल को बोलेंगे, ठीक है। उन्नत ग्राम अभियान मतलब उनके गांव को उन्नत करेंगे, तो उसमें गोल होगा कुछ, तो इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग इनेबल करेंगे, डेवलप करेंगे, ठीक है। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, मैं कीवर्ड को ही सिर्फ हाईलाइट किया मैंने, मतलब उनके इकोनॉमिक को एम्पावरमेंट करेंगे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, ठीक है। उनको एक्सेस कराएंगे गुड एजुकेशन का, मतलब उनको एजुकेशन भी देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे, एम्पावरमेंट भी देंगे, इकोनॉमिक भी देंगे, मतलब इकोनॉमिक अवेलेबल कराएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और अच्छा एजुकेशन देंगे। उससे साथ साथ अच्छा लाइफ देंगे, हेल्दी लाइफ देंगे और डिग्निफाइड एजिंग देंगे। ये चीज़ आप अगर ऐसे पढ़ोगे तो याद रहेगा एग्जाम में। उसके साथ साथ क्या याद रखना है कि इम्पावरिंग टूरिज्म इन ट्राइबल एरिया थ्रू होम स्टे। अब ये पूछ सकता है होम स्टे मतलब क्या होता है। कभी भी आप पहाड़ वगैरह में जाओगे ना, या कहीं भी जाओ घूमने के लिए, जो घूमने वाला जगह होता है, वहाँ पे कुछ लोग घर के अंदर ही क्या करते हैं, गेस्ट हाउस टाइप का बना लेते हैं, उनको खाना भी देते हैं, रहने के लिए भी, वो सस्ता होता है। दैट इज कॉल्ड होम स्टे, बहुत अच्छा रहता है होम स्टे। इसमें क्या किया जाएगा, 1000 ट्राइबल होम स्टे बनाया जाएगा अंडर स्वदेश दर्शन। तो ये आपसे पूछ सकता है, ऐसे एग्जाम में घुमा के भी पूछ सकता है। करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हो तो थोड़ा दूसरे एंगल से भी पढ़ो, जो पढ़ रहे हो उसको अपोजिट तरीके से भी पढ़ो, मतलब ऐसे पढ़ो 100 ट्राइबल होम स्टे स्वदेश दर्शन 100 ट्राइबल होम स्टे, तो उल्टा भी पढ़ोगे तो याद आएगा। मतलब स्वदेश दर्शन की तरह हम लोग होम स्टे बनाएंगे, कितना, 1000 ट्राइबल होम स्टे बनाएंगे। इसमें क्या होगा, हर एक मतलब फंडिंग दिया जाएगा, 5 से 10 होम स्टे आपको एक ट्रैवल विलेज में 5 से 10 होम स्टे बनाया जाएगा, ठीक है, ताकि लोग उस विलेज में आए, उस एरिया में घूम के जा सके। इसमें कुछ आपको रिसीव भी, कैश भी दिया जाएगा, ठीक है। 5 लाख दिया जाएगा जो नया घर बनाएंगे, 3 लाख दिया जाएगा उसी घर को रिनोवेशन करेंगे, मतलब पेंट वगैरह करेंगे, और फिर 5 लाख दिया जाएगा विलेज कम्युनिटी रिक्वायरमेंट के लिए भी दिया जाएगा, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट होगा विलेज कम्युनिटी को, उसके लिए दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम आशा। तो सबसे पहला बात, पीएम आशा में आशा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक है। तो फुल फॉर्म पता चल गया। तो ये जो प्रोग्राम है ना, इसका क्या जरूरत पड़ा, होता क्या है ना कि एक तो 2 प्रॉब्लम है, किसान को अच्छा पैसा मुआवजा नहीं मिलता है, और हम लोग को सेम चीज़ महंगा मिलता है, ठीक है। 2 चीज़ होता है, प्याज का दाम जो है ना महंगा रहता है, लेकिन किसान को प्याज का दाम 5 रुपये मिलता है, 10 रुपये मिलता है। तो इस दोनों को चीज़ों को ठीक करना है, इसके लिए हम पीएम आशा लाएं। इसमें 2 चीज़ है, इसमें प्राइस सपोर्ट स्कीम है, मतलब प्राइस सपोर्ट स्कीम किसको मिलेगा, फार्मर को मिलेगा, ठीक है। और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का बात हो रहा है, ये किसको मिलेगा, प्राइस का स्टेबलाइजेशन, मतलब प्राइस स्टेबल रहे, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रहे, एक के बाद 100 रुपये प्याज ना चला जाए, ये कंज्यूमर का नीड है। तो पीएम आशा दोनों के लिए, कंज्यूमर के लिए भी और फार्मर्स के लिए भी, ऐसे याद रख सकते हो। टू कंट्रोल
प्राइस वोलेटिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ऑफ फॉर कंज्यूमर। तो प्राइस में जो वोलेटिलिटी आ जाता है ना, मतलब प्राइस का जो वोलेटाइल हो जाता है, मतलब प्राइस में फ्लक्चुएशन आ जाता है, उस चीज़ को कम करने के लिए इस चीज़ को लाया गया। कैसा? एसेंशियल कमोडिटी। एसेंशियल कमोडिटीज़ का मतलब हो गया जो हमें एकदम नीड है, बिना चावल का हम लोग, बिना आलू प्याज का हम लोग खाना नहीं बना सकते। तो ये सब एसेंशियल कमोडिटीज है। 35,000 करोड़ फिफ्थ फाइनेंस कमीशन में के लिए दिया गया। कब से कब तक? 2025-26 के लिए इसको सैंक्शन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक? 2025-26 तक। आई होप कितना क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका IP सारथी चैटबॉट। चैटबॉट क्या होता है? देखो, टेलीग्राम अगर चलाते हो, बिल्कुल चलाते हो, चैटबॉट होता है। चैटबॉट क्या होता है? ऑटोमेटिक आपको रिप्लाई देगा, ठीक है, मतलब वहाँ कोई बैठा नहीं हुआ, चैटबॉट ऑटोमेटिक देता है। इसमें क्या हो गया है कि IP सारथी क्या, AI मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस ट्रेडमार्क सर्च टेक्नोलॉजी है, मतलब ऑटोमेटिक AI जो है ना, AI बेस है, ये AI बेस है। और किस पे डिपेंड कर रहा है? ट्रेडमार्क हम सर्च कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में, इतना ही याद रखना है। अब देखो, ये जो आया ना, ये हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं साइंस एंड टेक में, तो मेरे हिसाब से यहाँ मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीरियस हो तो मेरे साइंस और टेक को भी बिल्कुल कवर कर रहे होगे, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, सो दैट कि वहाँ हमने एक्सप्लेन किया है ये चंद्रयान 4 क्या है। उसमें हम लोग लूनार सरफेस पे जाएंगे। लूनार सरफेस मतलब हो गया मून सरफेस। मून सरफेस पे हम लोग क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे रॉक को और सॉइल को, ठीक है। ये चंद्रयान 4 का मिशन है। चंद्रयान 3 तो हो गया, 4 का बात हो रहा है, ठीक है। उसके साथ इसरो ने क्या बोला कि इसका टारगेट 2040 तक है, उसमें भी ये 36 मंथ में इसको कंप्लीट कर लेगा। और इसरो इसका रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मतलब इसरो रिस्पॉन्सिबल क्या है? मतलब DRDO नहीं है, DRDO नहीं कर रहा है, इसरो कर रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट किसके लिए? स्पेस क्राफ्ट और लॉन्च करने के लिए। मतलब हम लोग कोई भी स्पेस एक्स जैसे फल्कन 9 वगैरह हम लोग यूज कर देते हैं ना, स्पेस एलन मस्क का, वो सब यूज नहीं करें। हमारा इंडिजीनियस होगा। इंडिजीनियस का मतलब हमारा खुद का डेवलपमेंट होगा। यही चीज़ था हमारा। फिर वीनस ऑर्बिटर मिशन था जो हम मार्च 2028 में लॉन्च करेंगे, इसमें भी इसरो का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही चीज़ आपको हमने बता दी। उसमें हमने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? वीनस का सल्फ्यूरिक एसिड। तो वीनस का जो क्लाउड है वो सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है, ठीक है। वहाँ पे फोस्फिन भी है, वो इंडिकेटर करता है कि वहाँ पे माइक्रोबियल लाइफ है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो दो चीज़ होता है, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। मतलब प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है? जितने भी पहाड़ पठार वगैरह होता है ना, वो कोई भी चीज़ ऐसा है ना जो हमको अवेलेबल कराता है। सेकेंडरी मतलब हमको सॉइल वगैरह अवेलेबल करता है, सो दैट कि हम प्लांट वगैरह बना सके। और प्लांट वगैरह जो बन जाता है, आदमी रहने लग जाता है, उसको हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इतना समझ जाओ, ये बहुत ज़्यादा हो गया, डिटेल में है, इसको जानने की जरूरत नहीं है। इतना समझ जाओ, कहीं पे फोस्फिन मिला है तो वो माइक्रोबियल लाइफ बता रहा है। माइक्रोबियल लाइफ होगा, इसका मतलब वहाँ पे सॉइल वगैरह ज़्यादा अच्छा होगा। जब भी सॉइल वगैरह में हम लोग माइक्रोबियल एक्टिविटी कर देते हैं तो सॉइल फर्टाइल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, जो एक्स्ट्रा था वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। अब देखो, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिसेंटली मैरीटाइम कोलैबोरेशन किसके बीच में हुआ है? पूछ सकता है। एक कोलैबोरेशन हुआ है ना, अब सबके साथ तो मैरीटाइम कोलैबोरेशन नहीं होगा, तो डेनमार्क और इंडिया के उसमें मैरीटाइम कोलैबोरेशन हुआ, ये याद रखने की बिल्कुल जरूरत है। एक NMDC लिमिटेड है, इंडिया का लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है, और ये नम्रता कंपनी है, नम्रत्ना महारत्ना नम्रत्ना, ठीक है, ये आपको पता होगा, नम्रत्ना कंपनी है। ऑनर विथ इनको क्या मिला है? राजभाषा कृति अवार्ड 2023-24 मिला। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि किसको मिला है। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट दे देगा तो स्टेटमेंट दे देगा कि इंडिया का लार्जेस्ट ओर प्रोड्यूसर है, आयरन ओर के बदले एल्युमिनियम ओर दे देगा, ठीक है, ऐसे घुमा सकता है, याद रखना। फ्रांस के जो न्यू PM बने वो कौन है? मैकल बार्नियर है, ये याद रखना, क्योंकि फ्रांस वगैरह से हमेशा चलता रहता है। अगर आपको याद होगा, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था। तो देखो, इंडिया और के लिए फ्रांस इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए फ्रांस के प्रेसिडेंट कोई PM बने हैं तो ये आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो इक्वाडोर है ना, इक्वाडोर में क्या खोला गया? मजहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट खोला गया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब पानी से जो हम बिजली बनाते हैं उसको खोला गया, ये आपको याद रखने की जरूरत है। अब चिली एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे उसके ईस्टर्न आइलैंड में क्या मिला है? रापा न्यूई मिला है। वो एक वोल्केनिक आइलैंड के रूप में डेवलप हो रहा है। तो आपसे पूछ सकता है, रिसेंटली सी इन द न्यूज रापा न्यू इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? या फिर रापा न्यू इज चिल इज फॉर रिसेंटली न्यूज फॉर व्हाट? ठीक है, तो वोल्केनिक के लिए वहाँ पे ऑप्शन दे देगा, अर्थक्वेक दे देगा, ठीक है, कुछ और सुनामी दे देगा, तो इस बात का ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है क्लाइमेट फंड चिप, टारगेट वल्नरेबल कंट्री। अब हो क्या रहा है ना कि देखो, दो चीज़ समझो,
डेवलप कंट्री जितने भी हैं यूएसए वगैरह, उन्होंने खूब ज़्यादा इमिशन किया। इमिशन मतलब उन्होंने अपना इंडस्ट्री वगैरह लगाया, सब कुछ लगाया, उन्होंने पूरा क्लाइमेट चेंज का ऐसी तैसी कर दिया। अब जो हम इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री है वो अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जा रहा है, वो इंडस्ट्री वगैरह लगा रहा है, इमिशन कर रहा है, इंडिया में बहुत सारे गाड़ियाँ खरीद रहा है। अब वो लोग क्या कह रहा है कि भाई देखो इमिशन कम करना है, तो भाई इमिशन तुम न कम करोगे ज़्यादा, हम तो भाई अभी स्टार्ट ही किए हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, जो डेवलपिंग कंट्री है अगर वो क्या करेंगे, इमिशन कम करेंगे। इमिशन कम करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, थर्मल पावर प्लांट से कम बिजली उत्पादन करना पड़ेगा। इंडिया में सबसे ज़्यादा थर्मल से होता है, तो थर्मल से कम करने के लिए भाई इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी का तो लगाना पड़ेगा ना। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो इंडिया बढ़ रहा है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमें क्या करना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए हमें फंड की जरूरत पड़ेगी। अब फंड देगा कौन भाई, अगर बजट है तो अब पूरा का पूरा थर्मल को चेंज करो। अगर मैं आपको बोल दूँ कि एक साल के अंदर इंडिया के अंदर पूरा का पूरा फॉसिल फ्यूल जो भी पेट्रोल और डीजल से गाड़ी चला उसको हटा के अब चला दो, वो कौन सा गाड़ी चला दो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चला दो, ऐसा पॉसिबल है कि एक साल के अंदर हो जाएगा। तो उसका कंपनसेशन कौन देगा, इतना बड़ा अर्थव्यवस्था कंपनसेशन कौन देगा। तो ये जो क्लाइमेट फंड चीफ है वो बोला कि हम कंपनसेशन देंगे वल्नरेबल कंट्रीज को, जो डेवलपिंग कंट्री है वल्नरेबल है, सो डैट कि वो ट्रांसफॉर्मेशन में आ सके। मतलब अपना जो भी नॉन फॉसिल ऑयल है, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया या फिर कोई भी ऐसा जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अडॉप्ट कर ले, इसमें जो गैप है उसको हम लोग दे सके, ठीक है, उनको दे सके। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है उसके चीफ मफलादा ड्यूरेट है, ये बोल रहे हैं कि हम वल्नरेबल नेशन को हेल्प करेंगे। ये किसका पार्ट है, तो यूएनएफसीसी का पार्ट है। यूएनएफसीसी का आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसके ऊपर है। ये सेटअप कब हुआ था, किस चीज़ का सेटअप, ग्रीन क्लाइमेट फंड सेटअप कब हुआ था, COP16 के टाइम में ये सेटअप हुआ था। COP16 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किसका पार्ट है, यूएनएफसीसी का, हर साल होता है। जैसे आपको बता ही दिया कि अभी COP28 हुआ था, COP27 कुछ पिछले साल हुआ था, उससे पिछले साल COP26 हुआ था, उससे पिछले साल अभी COP29 भी हो रहा होगा, ठीक है। तो इन सब का कहाँ हुआ है ये आपको याद होना चाहिए। हमने इस पे ऊपर एक CDS का क्वेश्चन भी कराया था इसी साल का, जिसमें पूछा गया था COP26, 27, 28, 29 कहाँ हुआ है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल याद कर लो कहाँ हुआ है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि COP16 में, यूएनएफसीसी के COP16 में ग्रीन क्लाइमेट फंड स्टैब्लिश हुआ था। तो COP16 कहाँ हुआ था, तो कैनकन में हुआ था। अब कैनकन कैसे याद होगा, तो कैनकन एक सिटी है मैक्सिको का, 2010 में हुआ था। इतना याद रख लिए, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अब देखो न्यूज में आ रहा है विंडफॉल टैक्स। अब ये इकोनॉमिक्स टर्म है, अब एग्जाम में आपसे पूछ देगा विंडफॉल टैक्स, ठीक है। आपने विंडफॉल टैक्स इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा ही नहीं, तो सबसे पहला हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि विंडफॉल टैक्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तब तो हम बोलेंगे कि विंडफॉल टैक्स क्रूड पेट्रोलियम पे लगाया गया है, /0 मतलब उस पर जीरो कर दिया गया है विंडफॉल टैक्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि विंडफॉल टैक्स है क्या। अब समझो, आपसे ये पूछ देगा कि रिसेंटली क्रूड पेट्रोलियम /0 ऐसा स्टेटमेंट दे देगा, विंडफॉल टैक्स को विंडफॉल टैक्स जो क्रूड पेट्रोलियम पे लग रहा है उसको जीरो कर दिया गया है। अगला स्टेटमेंट दे देगा विंडफॉल टैक्स क्या है, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन पूछ रहा है इकोनॉमिक्स जैसे क्वेश्चन में। पिछले साल अगर याद होगा इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के ऊपर मल्टीपल ऑप्शन दे दिया गया था, तो वहां नॉलेज का जरूरत है ना। तो समझो विंडफॉल टैक्स क्या होता है, जब भी आपका गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट हायर टैक्स लेवी करता है। लेवी का मतलब लगाना होता है, किसके ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर नहीं। देखो एक होता है सर्च चार्ज और सेस होता है। सर्च चार्ज और सेस जो है ना वो इंडिविजुअल के ऊपर लगता है, इनकम टैक्स के ऊपर। लेकिन विंडफॉल टैक्स जो है ना बिल्कुल भी इंडिविजुअल के अंदर नहीं लगता है, ये इंडस्ट्री के ऊपर लगता है। दैट एक्सपीरियंस अनएक्सपेक्टेड अबव एवरेज प्रॉफिट, जिनको भी अगर एक एवरेज, अब कोई कंपनी 100 करोड़ कमा रहा था, वो अचानक 150 करोड़ कमाने लग गया, तो हम भाई टैक्स लेंगे ना, इतना जरा कैसे तुम कमाने लगे, कैसे कमाने को मैटर नहीं कर रहे, लेकिन तुम ज्यादा कमा रहे हो तो भाई सरकार को दो। ऑब्वियस सी बात है, सरकार को दो, सरकार भी तो सोशल काम कर रहा है। अगर सरकार सबको 6,000 रुपया सम्मान निधि के तौर पे फार्मर को दे रहा है, तो कहाँ से देगा वो भाई। आप टैक्स दोगे, आप कमा रहे हो, तो कुछ हिस्सा सरकार को दो, तभी तो सरकार दे पाएगा। तो विंडफॉल टैक्स क्या होता है, जब भी कोई इंडस्ट्री जो है ना अचानक ज़्यादा कमाई करता है, एबव एवरेज मतलब उनका कमाई हर साल 100 करोड़ है, 100, 90, 110 है, अचानक वो 150 चला गया, तो एवरेज से ज़्यादा कमाया, तो आपके ऊपर टैक्स लगाएगा कौन, गवर्नमेंट लगाएगा, आरबीआई नहीं लगाएगा। अब आपको ऑप्शन आरबीआई दे देगा, ठीक है, इस बात को समझो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मनु वाकर जो है ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक ये खेली है, और ये न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनी है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स
शिपिंग एंड वाटर बेस पे, तो पूछ सकता है। मनु भाकर बिल्कुल न्यूज में है, तो इसको आप स्टार ला के चलो, ये पूछ सकता है किसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गया। अब सबको पता मनु भाकर क्या जीती, कितने गोल्ड मेडल जीती, ब्रॉन्ज मिली, सबको पता है, लेकिन किसी को ये पता है कि पोर्ट और शिपिंग वाटर वे मिनिस्टर की ये ब्रांड एम्बेसडर बन गई है, ये न्यूज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है संतोष कश्यप जो है ना, संतोष कश्यप इंडियन विमेन्स फुटबॉल टीम के कोच बने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इंडिया हॉकी टीम ने कमाल कर दिया, 5th एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में उन्होंने चाइना को 1-0 से हरा दिया फाइनल में। ठीक है, तो चाइना को हराने लिए हमारे लिए कमाल की बात जरूर है। अब देखो उसमें इंडियन डिफेंडर एक है जुगराज सिंह, जो इन्होंने ब्रोक किया द डेड लॉक ऑफ 51st मिनट ऑफ स्कोरिंग ऑफ रेयर फील्ड गोल अगेंस्ट चाइना। तो अब इतना स्टेटमेंट बड़ा दे देगा और आपसे पूछ देगा कि ये कौन किए हैं, तो आप याद रखना जुगराज सिंह ब्लॉक किए इस चीज़ को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हॉकी प्लेयर है और ये इंडिया के डिफेंडर है। अब देखो 8th इंडियन वाटर वीक हुआ है, तो 8th इंडियन वाटर वीक हुआ, तो उसका थीम क्या है, थीम तो पूछ ही रहा है बीपीएससी, तो उसका थीम है पार्टनरशिप एंड कॉपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। मतलब हम पार्टनरशिप करेंगे, कॉपरेशन करेंगे सो डैट कि वाटर का इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके और उसका मैनेजमेंट हो सके। ठीक है, कब से कब तक हुआ, 17 से 20 सितंबर 2024 पे हुआ है। अब वैसी बात है सितंबर का न्यूज है, अब सितंबर लास्ट बोले हैं तो ये मत सोचना कि 17 से 20 करवा रहे हैं सर, तो 25 से 30 सितंबर कब कराए, सितंबर सब कुछ हो चुका है। ठीक है, तो एक क्रॉनिकल ऑर्डर में हम चलते हैं, वो आपको हम नहीं बता सकते हैं, बस ये समझना कि ये जो न्यूज है ना सितंबर, ये जो हुआ था वाटर वीक 17 से 20 सितंबर के बीच में हुआ था। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था, 2012 में स्टार्ट हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये बाय एनुअली होता है। बाय एनुअली मतलब आपको समझ में आना चाहिए, साल में, एक साल में 2 बार हो सकता है। एग्जाम में आपको हिंदी मीडियम के लिए अर्धवार्षिक टर्म भी लिखा हो सके, बाय एनुअली को आप अर्धवार्षिक समझिए, मतलब एक साल में 2 बार। मतलब इस बात को समझो कि ये जब भी स्टार्ट हुआ हर साल में 2 बार ये होता है। वाटर बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि वाटर से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब देखो रिसेंटली क्या हुआ ना, वाइल्ड फायर हो गया। वाइल्ड फायर मतलब जंगल में आग लग गया पुर्तगाल के कुछ सिटीज़ में। क्या 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 नाम सिटीज़ का नाम है, एब्रियो और वेसियस नाम है, यही वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ठीक है, वाइल्ड फायर का कारण ज्योग्राफी का टर्म है। ठीक है, अब कहाँ हुआ ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का टर्म है, तो ऐसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स के टर्म में। ठीक है, एबियोस और वेसियस करके, वेस्यू करके, एबिडो और वेस्यू करके आप याद रखना। नेक्स्ट है नीपा वायरस। अब नीपा वायरस क्या है, इसका कौन है, रिपावेरिन इसको है, इस कॉजेब है। ठीक है, और इसको हम एंटीवायरल भी बोलते हैं। इसमें कोई ड्रग्स और वैक्सीन नहीं है, तो ऑप्शन पूछ सकता है निपा वायरस वगैरह पे क्वेश्चन जब आएगा ना, तो वन लाइनर नहीं आएगा, मल्टीपल ऑप्शन आएगा कि इसका वैक्सीन है, क्यूरेबल है। तो भाई जब वैक्सीन और ड्रग्स है ही नहीं तो क्यूरेबल कैसे होगा, ठीक कैसे होगा। ठीक है, नेचुरल होस्ट इसका क्या, फ्रूट्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जूनोटिक वायरस है। अब जूनोटिक वायरस आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है आप देखो वायरस के ऊपर ना हम एक सिंगल वीडियो बनाए, बीपीएससी पिछले साल ना सिर्फ वायरस डिजीजेस के ऊपर जो है ना 6 क्वेश्चन पूछा था, एक सिंगल वीडियो में जितना वायरस है सब बता दिए। ठीक है, जूनोटिक वायरस क्या होता है, जो भी चीज एनिमल से ह्यूमन बींग में आए, दैट इज कॉल्ड जूनोटिक वायरस। जितने वायरस है ना, मोस्ट ऑफ द वायरस देखोगे जूनोटिक ही होता है। अब ये ट्रांसमिटेड कंटामिनेटेड फूड, तो ये इंपॉर्टेंट है, कैसे ट्रांसमिटेड होता है, कंटामिनेटेड फूड जो गंदा खाना होता है उससे होता है, और डायरेक्टली बिटवीन पीपल टू पीपल भी ये जाता है। और ये फर्स्ट 1999 में देखा गया था, कहाँ पे, मलेशिया में। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है सितंबर का करंट अफेयर्स। ठीक है, हम लोग अक्टूबर में चलते हैं। अब अक्टूबर करंट अफेयर्स देखते हैं। स्टार्टिंग वाला एक वायरस आ रहा है, मरबर्ग वायरस। अब इसका नाम ही नहीं सुना होगा मोस्ट ऑफ यू, अब सुना है तो बहुत अच्छी बात है। विच हैज रॉक इन रवांडा, तो पूछ सकते हैं ये कहाँ बढ़ रहा है, रॉक कर रहा है, मतलब समझ रहे हो, रवांडा में बहुत तेजी से फैल रहा है। तो मरबर्ग और इबोला जो है ना उसका सेम फैमिली है, दोनों खतरनाक है। और उनका फैमिली क्या है, फिलिबोविरिडी। अब ये पूछ सकता है मरबर्ग किसके काटने से होता है, इबोला कितने काट से। जैसे मान लो अगर हम आपसे पूछे कि जो ये हो हम लोग को डेंगू होता है ना, उसको कैरी कौन करता है, तो आपको हम बार बार बता चुके हैं, एंडीज। लेकिन अब ये नहीं पूछे, ये पुराना हो गया। डेंगू एंडीज क्या है, वो उस चीज़ को कैरी करता है, वो क्या ट्रांसपोर्टर है, लेकिन किसके कारण होता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा आप। ठीक है, तो डेंगू किसके कारण होता है हमने आपको बता रखा है। आप सीरियस हो, हमारे लेक्चर को फॉलो करो तो डेफिनेटली आपको याद होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मरबर्ग और इबोला है ना, वो सेम फैमिली के कारण होता है। किसके कारण होता है, फिलोविरिडी के कारण होता है। और वन ऑफ द डेडलीस्ट पैथोजन्स है। ये पैथोजन्स क्या होता है अभी बताते हैं। नॉन टू इन्फेक्ट ह्यूमंस कॉज डेडली हेमोग्राफिक फीवर। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा डिजीज, कौन सा जो है ना बीमारी, कौन सा वायरस हेमोग्राफिक फीवर करता है, क्योंकि डायरेक्ट द हिंदू में ये है। तो मरबर्ग वायरस भी दे सकता है, इबोला भी दे सकता है। मोस्ट
प्रोबेबली है कि मरबर्ग ही आपको देगा कि मरबर्ग वायरस जो है ना हेमोग्राफिक फीवर कर रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, डेडली हेमोग्राफिक फीवर। अब देखते हैं पैथोजेंस क्या होता है। पैथोजेंस आपका क्या होता है, एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट कॉजेज डिजीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉजेज करता है, दैट इज कॉल्ड पैथोजन। तो वायरस भी डिजीज करता है, बैक्टीरिया भी डिजीज करता है, फंगी भी करता है, पैरासाइट भी करता है, तो ये सब क्या होगा, पैथोजन्स होता है। तो बेसिक आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होगा तो मल्टीपल स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही होंगे। मल्टीपल स्टेटमेंट उसी का क्लियर होगा जिसका कंसेप्ट क्लियर है। वन लाइनर तो सब याद करके जाता है, अब वन लाइनर बीपीएससी कम कर रहा है, इस बात को समझो। 69 में जितना दिया ना वन लाइनर, उससे कम ही होगा 70 में। जेनेटिकली यूनिक जूनोटिक आरएनए वायरस, अब आपको जूनोटिक वायरस तो पता ही है क्या होता है, ऊपर ही पढ़ा है, जो आपको एनिमल से ह्यूमन बीइंग में है, उसमें भी आरएनए वायरस है, ये इंपॉर्टेंट रखना, डीएनए वायरस नहीं है, आरएनए वायरस है, ये ध्यान पे। जूनोटिक आरएनए वायरस दो अलग अलग चीज। सबसे पहला बात जूनोटिक है क्योंकि एनिमल से ट्रांसपोर्ट है, दूसरे साथ साथ ये आरएनए वायरस है, ये आप याद जरूर रखोगे, ठीक है। इसका नेचुरल होस्ट क्या है, फ्रूट्स है, ठीक है, ये ध्यान पे रखना। नेक्स्ट देखो, इसको रिजर्वियर होस्ट कौन है, मतलब इसको कौन होता है, फ्रूट बैट। बैट जो है ना, फ्रूट बैट से ये होता है, अफ्रीकन फ्रूट बैट से ये रिजर्वियर है, मतलब इसमें जमा होता है और इसी के कारण ये फैल रहा है, ठीक है। नो ट्रीटमेंट, नो वैक्सीन, कोई वैक्सीन नहीं। आप देखो ऊपर भी देखो, निपा वायरस में कोई ड्रग्स नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है, तो बहुत बेकार है ना। जो ह्यूरिकेन हेलेनी जो है ना, वो यूएसए में है, तो ये न्यूज़ में क्योंकि यहाँ पे है, तो अब वन लाइनर है ना ये, तो अब क्यों है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ह्यूरिकेन हेलेनी कहाँ है, ये टर्म जो है ना, ये जो 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 जगह है ना वो न्यूज़ में, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, असम के ट्राइब को ना ग्रांटेड हुआ जीआई टैग 8 प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो 8 प्रोडक्ट आपको याद रहेगा नहीं, आपको क्या याद रहेगा उसको ध्यान पे जरूर रखना है। तो पहला एक राइस बियर वेरिएंट है ना, उसमें 3 राइस बियर, मतलब राइस से बियर बनाया जाता है, इस बात को समझो, ठीक है। राइस से बियर भी बनाया जाता है और अल्कोहल भी बनाया जाता है, तो 3 राइस बियर को वेरिएंट को आपको जीआई टैग मिला। उसके साथ साथ 4 ट्रेडिशनल फूड प्रोडक्ट को मिला है, उसके साथ साथ एक ट्रेडिशनल वुड विविंग को मिला है प्रोडक्ट को, जिसको हम लोग बोलते हैं बोडो अरनाई। हमेशा ध्यान रखना, जो टर्म बोडो है ना, ये असम से रिलेटेड है, ये हमेशा ध्यान पे रखना, ठीक है। तो ठीक है, अब थोड़ा बात देख लेते हैं कि अब ये अगर आपको है, श्रद्धा है आपको, तो इसको याद कर लो, ठीक है। गरवान, बिडवी, ग्रीसी, नपान, ओनजा, ये याद नहीं रहेगा, आई होप ये याद नहीं रहेगा, लेकिन ये जरूर याद रहेगा कि 3 राइस वेरिएंट को मिला, 4 फूड को मिला, ट्रेडिशनल फूड को मिला और एक विविंग को मिला। तो एक विविंग वाला याद कर लो मे बी, तो आपको उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 8 प्रोडक्ट को मिला है। ऑप्शन दे देगा 6 प्रोडक्ट, 7 प्रोडक्ट, 8 प्रोडक्ट, 9 प्रोडक्ट, ठीक है। और बहुत आसान पूछेगा तो यही पूछेगा, तो 8 प्रोडक्ट को मिला है, ठीक है। अब देखो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है ना, रजिस्ट्री और डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर किसी डिपार्टमेंट का होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज ए मिनिस्टर, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट जो है डीपीआईटी है, ठीक है। इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इशू टैग। अब आपके दिमाग में आएगा कि कितने दिन के लिए मिलता है, 10 साल के लिए मिलता है, उसके बाद आप फिर से रिन्यू करा सकते हो, ठीक है। और फर्स्ट जीआई टैग किसको मिला, दार्जिलिंग टी को मिला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट जीआई टैग दार्जिलिंग टी को मिला है। और टोटल जीआई टैग बिहार में कितना है, तो 16 है, ठीक है। उसमें 16th किसको मिला है, मरचा धान को मिला, जो वेस्ट चंपारण का है, ठीक है। उसके बाद 15th किसको मिला है, मिथिला मखाना को मिला है। मिथिला मखाना को और क्या बोलते हैं, फक्स नॉट बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस मखाना के बदले ये ऑप्शन दे देगा कि किसको मिला लास्ट 15 जीआई टैग, तो आपसे पूछ सकता है ना, ठीक है, ठीक है। इसको लोटस सीड भी बोलते हैं, तो ऐसे भी पूछ सकता है। जो हम बता रहे हैं, जो नहीं लिखा है डेफिनेटली आप लिख रहे होंगे वहाँ पे। अब जीआई एक्ट 1999 है। अब याद रखना, जीआई एक्ट का जो इसका जो हेडक्वार्टर आई गेस चेन्नई है, ठीक है। इसका ड्यूरेशन 10 साल होता है। और ये किसके मतलब किससे इंस्पायर होके हुआ है, तो WTO का जो ना ट्रिप्स है, ट्रिप्स उसका चलता है, मतलब संगठन चलता है, उससे ये इंस्पायर है। तो WTO भी ऑप्शन हो सकता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या ट्रिप्स भी ऑप्शन में हो सकता है। ट्रिप्स बहुत सारा सर्विस के लिए, गुड्स के लिए, ठीक है, इन सब के लिए टैग देता है, ठीक है। तो जीआई टैग भी है ना, जीआई टैग ही तो है। नेक्स्ट है बायो राइड स्कीम। तो आपको क्या क्या पूछ सकता है इसमें, सबसे पहला बात, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है, ये सब गेस कर सकता है क्योंकि आगे बायो है। बहुत टफ करेगा तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस दे देगा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दे देगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक दे देगा, कुछ भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस दे देगा, ठीक है। तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म देखो, रिसर्च, आर फॉर रिसर्च, इनोवेशन, इंटरप्रेन्योरशिप, जो बिजनेस करते हैं उसको इंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, और डेवलपमेंट। अब इसको ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम बिल भी किसके लिए बनेगा, जो आदमी बायो एंटरप्रेन्योर होंगे उनको प्रमोट किया जाएगा। एडवांस इनोवेशन के लिए, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन के लिए दिया जाएगा, सस्टेनेबल बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया जाएगा। सस्टेनेबल मतलब होता है कि एक ऐसा डेवलपमेंट जिससे
इम्पैक्ट ना हो, क्लाइमेट इम्पैक्ट ना हो, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, एक्स्ट्रा मिनरल फंडिंग दिया जाएगा, ठीक है, सपोर्ट रिसर्च वगैरह, और ह्यूमन रिसोर्स बायोटेक सेक्टर के लिए दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसका फुल फॉर्म याद रखो, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है, ये याद रखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो द पेरिस पीकॉक, ये क्या है? पीकॉक है और ये है बटरफ्लाई। ठीक है, मतलब पीकॉक लिखा हुआ है लेकिन है बटरफ्लाई, तो याद रखना है इंडियाज़ के नॉर्थ ईस्ट में ये पाया जाता है। आपसे पूछ सकता है पेरिस पीकॉक कहाँ मिलता है, ऑप्शन दे देगा पेरिस। ठीक है, अगला मल्टीपल स्टेटमेंट दे देगा कि ये पीकॉक है, सबको लगेगा भाई जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, बटरफ्लाई, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है 10 ईयर ऑफ लॉन्च ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी जब 2014 में बने थे ना, तो 2 अक्टूबर को स्टार्ट कर दिया। गांधी जी को स्वच्छता से बहुत बिलीव था। क्यों कह रहा हूँ गांधी जी? क्योंकि 2 अक्टूबर के आपको पता ही है स्वच्छ भारत दिवस इस दिन मनाया जाता है। अब देखो हर साल मनाया जाता है, तो हर साल कुछ ना कुछ उसका थीम होगा। तो 2024 का थीम क्या वो समझो, स्वच्छता ही सेवा 2024 वाज स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। ये टर्म आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि ये स्कीम है। क्या पूछेगा इसके ऊपर? 10, अब बताओ ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 10 साल हुआ इस स्कीम का, 2024 में अब लिख रहे हो, आपको तो क्लियर भी होगा, 13 दिसंबर को पेपर है। अब 2024 में कोई चीज़ लिख रहे हो, उसका 10 साल हुआ है, किसी चीज़ का 50 साल हुआ, किसी चीज़ का 75 साल हुआ, किसी चीज़ का 25 साल हुआ, किसी चीज़ का 100 साल हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। तो 10 साल है इस चीज़ का, तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, मिथुन चक्रवर्ती को ना दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला और कैश प्राइज 10 लाख मिला। अब जैसे इससे पहले CDS का क्वेश्चन था एक, उसमें क्या लिखा हुआ था, जो भारत रत्न है ना उसमें मोनिटाइज भी किया जा रहा है, मतलब मनी कैश भी दिया जा रहा है। तो नहीं भाई, भारत रत्न में मनी कैश नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शन बनाएगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये सब जो भी फिल्म से मेकर है या फिल्म के डायरेक्टर है या फिल्म में काम के उन्हीं को मिलता है। तो ये कैश प्राइज भी 10 लाख दिया जाता है। भले मिथुन चक्रवर्ती को 10 लाख का वैल्यू नहीं है, लेकिन उनको कैश प्राइज दिया जा रहा है, क्योंकि पहले जो आर्टिस्ट वगैरह थे उनके लिए 10 लाख बहुत होता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी है वो भी आज स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक वेटरन एक्टर है, वेटरन एक्टर जो भी रिटायर्ड एक्टर उनको बोलते हैं। मिथुन चक्रवर्ती वाज ऑनर विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड अचीवमेंट 2022 फॉर द ईयर ऑफ 2022 के लिए दिया गया, और ये 70th नेशनल फिल्म अवार्ड के अंदर दिया गया। ये भी ध्यान पे रखना। कौन दिया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी दिए हैं, 8 अक्टूबर 2024 को दिए। और किसके लिए दिए? 70th नेशनल फिल्म अवार्ड ये है, उसके लिए दिया गया। ये भी पूछ सकता है 70th के बदले 60th, तो याद रखना 70th BPSC भी दे रहे हो, 70th नेशनल फिल्म अवार्ड भी है, ये भी ध्यान पे रखोगे, साथ ही साथ आप याद रख सकते हो। अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, पिछले साल क्या पूछा? आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, जो ग्लोबल जेंडर गैप था। इस साल क्या पूछेगा वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहला बात, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है? तो बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन निकालता है। ठीक है, ये स्पेशलाइज एजेंसी है, किसके अंदर? UN के अंदर, हेडक्वार्टर जिनेवा है। तो इंडिया का रैंक कितना है? 39 है। हेडक्वार्टर याद रखना है। और कितना कंट्रीज में पार्ट लिया? 133 कंट्री पार्ट लिया, एक ग्लोबल इकोनॉमिक्स पार्ट लिया। इंडिया का रैंक 39 है, ये बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक मैडम है जिनका नाम है एडमायरल आरती सरीन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वाइस सर्जन है, सर्जन मतलब आप समझो नेवी हो गया या फिर आर्म फोर्स हो गया, सब में डॉक्टर भी होती है। ये फर्स्ट वुमेन ऑफ DG बनी आर्म फोर्स का, मेडिकल सर्विस के अंदर। तो मेडिकल सर्विस का भी एग्जाम होता है, मेडिकल सर्विस में तो ये डॉक्टर है। ठीक है, और इनका ड्रेस क्यों नेवी आर्म फोर्स जैसा है? क्योंकि वो आर्मी में दे रही है, तो इसलिए। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, फर्स्ट DG ऑफ आर्म फोर्स बनी है मेडिकल सर्विस के लिए। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यूज में है। स्पर्स एक न्यूज में है। स्पर्स का सबसे पहला बात फुल फॉर्म होना चाहिए सिस्टम ऑफ पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ठीक है, अब पढ़ो। ऑफ द टोटल 32 लाख डिफेंस पेंशनर, 32 लाख डिफेंस पेंशनर है, 30 लाख हैव बीन सक्सेसफुली लिंक टू स्पर्स पोर्टल। तो आपसे पूछ सकता है कि स्पर्स पोर्टल किससे रिलेटेड है, ऐसे ही पूछेगा, इससे ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा। ये हमने PIB से लिया, जहाँ से BPSC सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो स्पर्स पोर्टल जो है ना किससे रिलेटेड है? जो भी डिफेंस के पेंशनर, जो डिफेंस के स्टाफ हैं, डिफेंस रिटायर्ड जो लोग पेंशन ले रहे हैं उनके लिए। सेज रक्षा मंत्री 27th एनुअल डे सेलिब्रेशन ऑफ डिफेंस ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट। तो डिफेंस ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट को जब ये रक्षा मंत्री उसमें स्पीच दे रहे तब बताया था इन्होंने। और कौन रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह है। ठीक है, उसके साथ आपको क्या याद रखना है? प्रिपेयर रोड मैप टू DAD और सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन डिफेंस मिलिट्री इकोनॉमिक्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि स्पर्स, जो स्पर्स है उसका फुल फॉर्म क्या? ये उसका फुल फॉर्म है, यहाँ तक फुल फॉर्म है। उसके साथ साथ क्या आपको याद रखना है कि ये डिफेंस पेंशनर के लिए, यही याद रखना है, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
है। अब ये मत याद करना 27th, ये नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ के क्या लगता है कहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए? 27 270 से बनना चाहिए? नहीं भाई, इससे बनना चाहिए स्पर्श पोर्टल किससे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब बेनुजुलियन अपोजिशन फिगर, अब समझो, इसको समझाते हैं कि यूरोपियन राइट प्राइज मिलता है, किसको मिला है? तो बेनुजुला के एक मैन है, मैरिया कोर्निया मैचाडो, ठीक है, इनको मिला है। कैसा नाम है याद कर लो, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अब देखो, आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन चक्रा 3 कौन ला रहा है? तो आर्मी ला रहा है, इंडियन आर्मी का, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है। भाई ये सीबीआई ला रहा है। सीबीआई ने 26 लोगों को अरेस्ट किया है साइबर क्रिमिनल के थ्रू। तो 2 चीज़ याद रखना है कि ऑपरेशन चक्रा जो है ना वो साइबर क्रिमिनल से रिलेटेड है, उसके साथ साथ ये कौन चला रहा है? तो ये सीबीआई चला रहा है, ठीक है। ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एयरफोर्स का चीफ कौन बने? एपी सिंह बने। हुसैन सागर लेक कहाँ पे? हैदराबाद में। ये सब न्यूज़ टर्म आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में ये आपका चल रहा है अभी। देखो नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, 69 इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2016 में। इसके चेयरपर्सन और मेंबर क्या है? देखो, इसके 5 ईयर टर्म होता है चेयरपर्सन और मेंबर का, या फिर 65 ईयर ऑफ एज, जो भी पहले हो जाए। एलिजिबल है, रीअपॉइंटमेंट इनका हो सकता है। इनका जो अपॉइंटमेंट हो प्रेसिडेंट करता है, ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं करता, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है। उसके साथ साथ 1 मेंबर नॉमिनेट कौन करता है? आरबीआई। मतलब समझो इस बात को, इसका 1 मेंबर आरबीआई भी नॉमिनेट करता है, बाकी सारे मेंबर कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। इतना याद कर लिए, क्योंकि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी में आरबीआई क्या, आप समझो कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड होता क्या है? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी होता क्या है? होता क्या है कि आपने एक कंपनी खोला, ठीक है, और आपने लोन लिया। लोन लेने के बाद आपका कंपनी अच्छा नहीं चला, आप कह दे कि हम बैंक करप्ट हो गए। बैंक करप्ट मतलब बैंक, मेरे पास औकात नहीं है कि हम बैंक को पैसा दे सके। तो बैंक क्या करेगा? आपको बोलना पड़ेगा, खुद बोलना पड़ेगा कि हम बैंक करप्सी हो गया, हम ईएमआई नहीं दे पा रहे। तो बैंक करप्सी कोड क्या करेगा? और बैंक क्या करेगा? इसको इंसॉल्वेंसी करेगा। इंसॉल्वेंसी मतलब इसको बेचने का कोशिश करेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी। आई होप कि एक इमेज क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अबाउट आईएनएस कोची इन द सेकेंड शिप ऑफ कोलकाता क्लास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बिल्ड अंडर द कोड नेम ऑफ प्रोजेक्ट 51A। तो आपसे पूछ सकता है कि आईएनएस कोची जो है ना वो किसके प्रोजेक्ट के अंदर बना है? तो 15A प्रोजेक्ट के अंदर बना है, इंडियन नेवी के लिए। कौन कंस्ट्रक्ट किया है? मजागॉन डॉक लिमिटेड MDL मुंबई ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। बिल्कुल याद रखना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इट वाज कमीशन इनटू इंडियन नेवी सर्विसेज ऑन 30 सितंबर 2015 को ही दे दिया गया था। न्यूज़ में चल रहा था आईएनएस कोची, तो हमने बता दिया। अब आपसे अगर एग्जाम में पूछ दिया कि कजिंद 2024 किसके बीच में लड़ा गया है, तो इंडिया और कज मतलब काजाकिस्तान याद रखना, ठीक है। इसके अंदर किर्गिस्तान भी हो सकता है। इसमें दोनों टर्म देखो, काजाकिस्तान और इंडिया दोनों है, तो इससे गेस कर सकते हो। याद करते समय कोशिश करो कैसे याद रखना है। और ये यहाँ कहाँ पे एक्सरसाइज हुआ? ओली में हुआ। ओली कहाँ पे? इंडिया में है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। मैं लिख देता हूँ सो दैट आपको रिविजन टाइम में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये एक एनुअली है, आपको ऊपर बताया बाय एनुअली क्या होता है। एनुअली 2016 से मतलब हर साल होता है, ठीक है। उसके साथ साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज है। अब पिछले साल कहाँ हुआ था, मतलब लास्ट एक्सरसाइज कहाँ हुआ था? इस साल तो उत्तराखंड ओली में हुआ, पिछले साल उत्तर काजाकिस्तान में हुआ है। ये बात आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है अन्ना दर्पण स्मार्ट। अन्ना दर्पण स्मार्ट। अन्ना दर्पण से क्या लगता है आपको? अन्न से रिलेटेड हो तो राइस से रिलेटेड है। तो बहुत आसान पूछेगा किससे रिलेटेड है, तो राइस से रिलेटेड है। ये नॉन इन्वेसिव डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, बेस्ड सिस्टम फॉर क्वालिटी इंस्पेक्शन होगा। मतलब राइस का क्या क्वालिटी होगा, राइस ऑफ क्वालिटी इससे पता किया जाएगा। इतना याद रख लिए, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नाटो के चीफ कौन है? मार्क रूटल है। बहुत बार बता चुका हूँ इसको। अब देखो, यूके और मॉरिशस में कुछ सॉरी फॉर दैट, यूके और मॉरिशस में एक चागोस आइलैंड है ना, उससे रिलेटेड कुछ इशू चल रहा था। और चागोस आइलैंड जो है ना वो किसका पार्ट है? वो डिगो ग्रेसिया का पार्ट है। डिगो ग्रेसिया बहुत बड़ा पार्ट है आइलैंड का, उसी का पार्ट है। और ये आइलैंड जो है ना ब्रिटिश इंडिया ओशियन टेरिटरी के अंदर आता है, ये याद रखना है। यूके मतलब क्या हो जाएगा? यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, याद रखना। तो यूके जो है ना यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने क्या रिटर्न किया? चैगोस जो है ना आइलैंड, वो मॉरिशस को रिटर्न किया। तो हो सकता है स्टेटमेंट दे देगा कि यूके ने चैगोस आइलैंड जो किसको रिटर्न किया, तो मॉरिशस को रिटर्न किया। ये आपको याद रखना है। अब देखो, आपको अगर मैं पूछूं कि टीबी जो है ना इंडिया कब एलिमिनेट करने का सोच रहा है? 2025, ठीक है, बहुत आने वाला है। WHO कब बोला है? 2030 बोला है, ठीक है, ये याद रखना।
ठीक है। अब ये तो टीबी का इशू था, इंडिया बोलता है हम 2025 तक खत्म कर देंगे, WHO बोलता है हम 2030 तक। लेकिन आपको पूछेगा HIV एड्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गोल कब एंडिंग करने का, तो ये सब पुराना न्यूज हो गया, 2030 याद कर लेना, पब्लिक हेल्थ थ्रेट है ना, ठीक है, इसको 2030 तक खत्म करेंगे। अब फेस्टिवल से लेके पिछले साल भी BPSC पूछा था, तो यहाँ स्टार मार्क लो कि BPSC आपको फेस्टिवल को लेके जरूर पूछे, ठीक है। तो आपको BPSC 69 में पूछ चुका है कि फेस्टिवल को लेके त्रिशूर पोरम जो है ना, आपको एग्जाम में या तो कन्फ्यूजन होगा तमिलनाडु है, ठीक है, या फिर आंध्र प्रदेश है, या फिर कर्नाटका है, लेकिन है केरला। हिंदू फेस्टिवल, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, हिंदू फेस्टिवल है, और केरला में मुसलमान का पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन ये हिंदू फेस्टिवल है। अब देखो उड़ीसा में लियोपार्ड पॉपुलेशन जो है ना जंप किया 22%, तो 22% नहीं पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा आपसे कि कहाँ जंप किया, ये पूछ सकता है। पहला बात तो उड़ीसा में किया, थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं कि ये जो है ना, जो लियोपार्ड है वो क्या है। तो सेंट्रल इंडिया में देखोगे लियोपार्ड तो स्टेबल है, शिवालिक हिल हो गया, शिवालिक मतलब ऑटर हिमालय, और गंगेटिक प्लेन देखोगे तो यहाँ डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ हाईएस्ट नंबर जो है ना मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में। MP में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 3907 है वहाँ पे। तो आपसे पूछ सकता है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, किसका, लियोपार्ड का, तो कहाँ पे, आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, लेपर्ड कहाँ सबसे ज़्यादा है, आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखो IUCN स्टेटस इसका क्या, वल्नरेबल है। साइट्स के अंदर क्या स्टेटस है, A1 है, और WPA एक्ट के अंदर क्या, शेड्यूल 1 में। मेरा सजेशन ये रहेगा कि इसका IUCN स्टेटस आप याद करो, उसके साथ साथ WPA आप याद करो, क्योंकि इंडिया देता है। WPA मतलब हो गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ये स्टेटस देता है, इस बात को ध्यान रखोगे। हाईएस्ट इन नागार्जुना सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आपसे देखो ये एक नेशनल पार्क होगा जिसमें सबसे ज़्यादा है, लेकिन आपको स्टेट वाइज पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश है, ये ध्यान पे रखना, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, पिछले साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। अब इस साल क्या क्वेश्चन पूछेगा पता है, ट्रेवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, ये याद रखना बिल्कुल, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। इंडिया का रैंक 39 है, ठीक है, याद कर लो। अब टॉप 3 एशिया में कौन कौन है, जापान है, चाइना है, सिंगापुर है। ये ज़्यादा, ये ऐसा जगह जहाँ पे लोग ट्रेवल और टूरिज्म बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपसे ये पूछ सकता है। तो एक कोशिश जरूर करना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 2 चीज़ याद करना। एक और चीज़ होता है, ठीक है, एक और चीज़ होता है, एक ग्लोबल IT रिपोर्ट भी होता है। ग्लोबल IT रिपोर्ट भी जो है ना यही निकालता है, ठीक है। उसके साथ साथ जेंडर गैप रिपोर्ट भी यही निकालता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ न्यूज़ में क्या है आपका टूरिज्म वाला, तो यही निकालता है, याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है ये कैबिनेट अप्रूव कन्फर्मिंग स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज टू मराठी, पाली, प्रकृति, असमीज, बंगाली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बहुत आसान पूछेगा तो आपसे पूछेगा किस किस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज दिया गया है, तो क्लासिकल लैंग्वेज और शेड्यूल लैंग्वेज अलग है। शेड्यूल लैंग्वेज 8 शेड्यूल में लिखा वो अलग चीज़ है। क्लासिकल लैंग्वेज मतलब हो गया कि उसका कुछ हिस्ट्री कल्चर है, मतलब हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर 1000 ईयर, मतलब उनका जो टेक्स्ट है ना 100 साल पहले लिखा हो, ठीक है। उसके साथ साथ एंशियंट लिटरेचर टेक्स्ट उनका हो, उसके बाद वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ ए स्पीकर, मतलब बहुत जनरेशन से उसका उस लैंग्वेज को बोला जाता हो, ठीक है। उसके साथ साथ लिटरेरी ट्रेडिशन उनका हो, मस्ट बी ओरिजिनल हो, मतलब कॉपी किया हुआ ना हो, एंड नॉट बोरो फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी, उनका स्पीच जो है ना कहीं से बोरो नहीं किया हो, यूनिक हो, इन्हीं को मिलता है। तो किस किस को मिला है, टोटल देखोगे ना तो 11 है, टोटल 11। पहले कब कब मिल चुका है, तमिल सबसे पहला क्लासिकल लैंग्वेज 2004 में मिला था। उसके साथ संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया। देखोगे साउथ का लैंग्वेज ज़्यादा है क्योंकि वो उनका बहुत ज़्यादा पुराना चीज़ें है, ठीक है। उसके साथ साथ किसको मिला, मराठी को मिला है, पाली लैंग्वेज को मिला है, प्रकृति को मिला है। अब देखो ये दोनों लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड है, आई होप कि आपको पता होगा। असमीज को मिला और बंगाली को मिला है। तो बंगाली, असमीज, मराठी, पाल प्रकृति, मराठी, असमीज, बंगाली को मिला है क्लासिकल लैंग्वेज। कितनों को मिला है, 5 को मिला है। पहले कितना मिल चुका है, 6 को। तो अगर पूछ सकता है कितने लैंग्वेज को मिला तो 5 को मिला है, ठीक है। इस चीज़ को याद जरूर रखना, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स ये है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, उसके बाद हम लोग इसमें क्वेश्चंस करेंगे, PYQ करेंगे। कैबिनेट अप्रूव PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVY टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सबसे पहला क्या करेगा कि इसका मेन थीम क्या है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ाएगा, सशक्त एग्रीकल्चर, ठीक है। और कृषि नोती योजना भी इसके अंदर डाला गया, एंड
टू अचीव फूड सिक्योरिटी फॉर सेल्फ सफिशिएंट। दो चीज़, हम सबसे पहला बात सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करेंगे, मतलब ऐसा एग्रीकल्चर करेंगे क्लाइमेट को बर्बाद नहीं करेंगे। उसके साथ साथ कृषोन्नति योजना करेंगे, उसके साथ थ्रू हम क्या करेंगे, फूड सिक्योरिटी पे ध्यान देंगे। फूड सिक्योरिटी मतलब इनफ फूड होगा कि हम खा सके, ठीक है, और सेल्फ सफिशिएंट भी हम बने, ठीक है, समझ में आया, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखो, क्या हमने आपको स्टेम सेल नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया। तो मुझे लगा कि अगर हमने स्टेम सेल पढ़ा दिया आपको तो स्टेम सेल पे क्वेश्चन भी पूछ दे, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा। तो आप बात समझो। पहला है कि आपको स्टेम सेल कैन बी, देखो हर एक स्टेटमेंट में कैन है, इस बात को देखो, थोड़ा जूम कर देते हैं। देखो हर एक स्टेटमेंट में कैन भी है, कैन भी है, कैन भी है, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक भी सिखाएंगे। स्टेम सेल कैन बी डिराइव फ्रॉम मैमल्स ओनली, मतलब स्टेम सेल सिर्फ मैमल से निकाला जाएगा, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। अगर मान लो कभी जाके कैन भी मतलब फ्यूचर में ही सिर्फ मैमल से निकलेगा, भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी बर्ड से भी स्टेम सेल आ गया ना तो गलत हो जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट जहाँ जहाँ वहाँ आप कट कर दो, ठीक है। इतना बड़ा कट नहीं करते, एक काम करते, इसको ऐसा ऐसा कट करते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों स्टेटमेंट 3 है, मतलब 3 तो पक्का ही सही है। अब दोनों स्टेटमेंट 3 है, मतलब बी और सी में हमारा आंसर होगा। तो स्टेम सेल कैन बी यूज फॉर मेडिकल थेरेपी, भाई स्टेम सेल मेडिकल थेरेपी ही होता है, आपको पता होगा। तो एम्ब्रॉय में जो है ना स्टेम सेल होता है। एम्ब्रॉय मतलब जब भी आपको, जब भी फीमेल का और मेल का, जो मेल का स्पर्म और फीमेल का एग जब भी ये फ्यूज करता है तो क्या बनता है, फ्यूज करके ये जायगोट बनता है, ठीक है। जायगोट बन के कहाँ बनता है, एम्ब्रॉय में, ठीक है। तो जायगोट बनता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी फीमेल का एग और मेल का स्पर्म, ठीक है, जब भी ये फ्यूज होता है तो जायगोट बनता है। जायगोट के बाद एम्ब्रॉय बनता है, ठीक है। ये सब बनता कहाँ है, यूटेरस में बनता है, यूटेरस में बनता है, फीमेल का पार्ट में यूटेरस में बनता है। स्टेम सेल ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट के लिए होता है, ठीक है। अब स्टेम सेल का बहुत सारा काम है, जिससे थेरेपी मिल सकता है, मेडिकल में यूज होता है, कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में भी होता है, ठीक है। तो इस बात को समझो। उसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, स्टेम सेल कैन बी यूज फॉर स्क्रीनिंग ऑफ न्यू ड्रग्स। बिल्कुल सही है ना, स्टेम सेल को हम यूज करके नया ड्रग बना सकते हैं, कहीं गलत नहीं है इसमें, ठीक है। क्यों नहीं बना सकते, कैन भी लगा हुआ है। अगर मान लो आज नहीं बनना, कल बन गया तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो कैन बी मतलब ऐसा स्टेटमेंट कि हो सकता है ना भाई, साइंस एंड टेक में कुछ भी पॉसिबल है। साइंस एंड टेक में क्यों नहीं, एक सेल से हम लोग क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही है 2 और 3, तो आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, फ्लावरिंग प्लांट्स, सम स्पेसीज ऑफ विच ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एम्प्लॉय फॉर बायोपेस्टिसाइड। एक बात बताओ, बायोपेस्टिसाइड मतलब क्या होगा, ऐसा पेस्टिसाइड जो हम लोग खेत में यूज कर रहे हैं वो बायोलॉजिकली हो, केमिकली ना हो। तो एक बात बताओ, बैक्टीरिया भी क्या है, बायोलॉजिकली अवेलेबल है, फंगी भी बायोलॉजिकली अवेलेबल, अब फ्लावरिंग प्लांट भी तो है भाई बायोलॉजिकली, सब बायोलॉजिकली अवेलेबल है, कोई भी ऐसा केमिकली अवेलेबल नहीं है ना। तो 1 2 3 होगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। मिक्स फार्मिंग लिखा हुआ है, कौन सा मिक्स क्रॉपिंग और मिक्स फार्मिंग अलग चीज होता है। अगर आप पढ़ोगे ना कल्टीवेशन ऑफ बोथ कैश क्रॉप एंड फूड क्रॉप, कैश क्रॉप मतलब नहीं इंपॉर्टेंट है, कैश क्रॉप और फूड क्रॉप क्या, कैश क्रॉप मतलब होता है जिसे तुरंत कैश अवेलेबल हो जाए, ठीक है, जैसे गन्ना, ठीक है, कैश क्रॉप है। लेकिन आपको जब बी ऑप्शन पढ़ोगे ना तो लिखा हुआ कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम फील्ड, आपको लगेगा यही आंसर है, क्योंकि मिक्स फार्मिंग का बात हो रहा है। नहीं भाई, ये मिक्स क्रॉपिंग होता है, इसमें ये नहीं होगा। रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप टुगेदर, मतलब मिक्स फार्मिंग का मतलब होता है जब भी हम ठीक है। तो होता क्या है ना, देखो अब मान लो एग्रीकल्चर फील्ड है, हम यहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम यहाँ पे गाय भैंस लगा रहे हैं, कौ वगैरह, मतलब एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, यहाँ हम लोग मछली पालन कर रहे हैं, ठीक है, फिशिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पोल्ट्री कर रहे हैं। तो ये ऐसा चीज़ जहाँ पे फार्मिंग प्लस एनिमल हस्बेंड्री एक साथ हो जाए, दैट इज कॉल्ड मिक्स फार्मिंग, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं मिक्स क्रॉपिंग किसको बोलते हैं। मिक्स क्रॉपिंग इज अ फार्मिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग अप 2 और मोर क्रॉप्स टुगेदर ऑन द सेम लैंड, ठीक है, सेम लैंड। मिक्स फार्मिंग क्या होता है, ब्रॉडर टर्म इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री ऑन द सेम लैंड। दोनों अलग चीज है। मिक्स क्रॉपिंग में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप को मिक्स करके करते हैं, ठीक है। इस बात को समझ में, आई होप कि आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन नॉन एज ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है। बिल्कुल ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है, कहाँ मिलता है, फ्रिज वगैरह मिलता है। तो जब भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आएगा तो ऑप्शन में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा ना तो वो सही हो जाएगा ऑप्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक कहाँ है, क्लीनिंग सर्ट
सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मतलब 3 सही है। मतलब 3 जहाँ पे आंसर होगा वही आंसर होगा, 3 जहाँ पे नहीं वो आंसर नहीं होगा। तो 4 में 3 नहीं है मतलब आंसर नहीं होगा 3, ठीक है, बी आंसर नहीं होगा। इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फॉर्म, एक्चुअली क्या होता है प्लास्टिक फॉर्म में होता है ये, अगर आपको नहीं पता देखो, दे आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोसोल स्प्रे, ब्लोइंग एजेंट फॉर फोम, पैकेजिंग मटेरियल, सॉल्वेंट एंड रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट में भी होता है, इन सब में यूज होता है। क्लोरोफ्लोरो का नॉन टॉक्सिक है, टॉक्सिक नहीं है, नॉन फ्लेमेबल है। केमिकल कंटेनिंग एटम्स ऑफ कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, CFC, क्लोरीन फ्लोरीन का क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन, ठीक है, तीनों है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म आज ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस कहलाता है, यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फॉर्म, वही सब चीज़ हम आपको बताएं। तो इसका मतलब ये है कि टायर वाला ऑप्शन नहीं होगा, ट्यूबलेस टायर में हम बनाते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन चला गया। क्या बचा है देखो, एक ही बचा 1 3 4। तो इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। स्मार्टली हम आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, कोऑपरेट करो, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया तो बड़ा होगा ही। अगर आपसे पूछ दूं कि नगारा, द्रविड़ा और वेसारा किस चीज़ से रिलेटेड है, एंशिएंट है, एंशिएंट, ये सब के सब 3 मेन इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है, ठीक है। कोई लिंग्विस्टिक डिविजन नहीं है, कोई भी रेशियल ग्रुप नहीं है, कोई भी मेन म्यूजिकल घराना नहीं है। ये नगारा, द्रविड़न, ये सब क्या है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, ठीक है। इस बात को आप समझो, जितना जल्दी समझ जाओगे तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या हमने आपको 8 कोर इंडस्ट्री नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया होगा 8 कोर इंडस्ट्री। अगर नहीं पढ़ाया तो अभी देख लो। ट्रिपल सी फ्रेंच, ट्रिपल सी में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका सीमेंट, एक हो जाएगा क्रूड ऑयल, एक हो जाएगा आपका सीमेंट क्रूड ऑयल, मैं भूल रहा हूँ, F फॉर फर्टिलाइजर हो जाएगा, R फॉर आपका रिफाइनरी हो जाएगा, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, N फॉर नेचुरल गैस, S फॉर स्टील। ट्रिपल सी में एक सी क्या था मैं भूल रहा हूँ, एक होता है सीमेंट, एक होता है आपका क्रूड ऑयल, हाँ एक होता है कोल। जुलाई में सबसे ज़्यादा कोल उत्पादन हुआ था, क्रूड ऑयल। एक क्रूड ऑयल मतलब फॉसिल फ्यूल वगैरह। ये ट्रिपल सी फ्रेंच याद रखोगे। कहीं हमने टेक्सटाइल बोला है, कहीं टेक्सटाइल नहीं बोला है। मतलब 8 कोर इंडस्ट्री ऐसा है, मतलब ऐसा इंडस्ट्री जो पूरा इंडिया का ओवरऑल 40% प्रोडक्शन पे करता है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये फेलियर होगा तो इंडिया का अर्थव्यवस्था फेलियर हो जाएगा। तो ये कौन कौन है आपको याद होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा कौन, ये तो टोटल 40% है ना, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। हमने बिल्कुल बताया करंट अफेयर्स में, ठीक है। तब देखो 5th नहीं होगा, जैसे ही 5th को कट करोगे तो ये और ये चला जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, अब हमने आपको बोला कि सीमेंट भी होगा, फर्टिलाइजर भी होगा, नेचुरल गैस भी होगा, रिफाइनरी प्रोडक्ट भी होगा। तो 1 2 3 4 कहाँ पे, तो सी ऑप्शन में, मतलब 5th नहीं होगा, ठीक है। 1 क्यों नहीं होगा, सीमेंट तो है ही, तो 1 जहाँ पे होगा वो आंसर होगा। तो एक ही आंसर सी है, बी और सी में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जो हमारा ओशियन करंट को कौन इन्फ्लुएंस करता है। तो प्राइमरी फोर्सेस देखोगे ना जो इन्फ्लुएंस करता है ओशियन करंट को, तो सोलर एनर्जी करता है, हीट करेगा, तो जितना हीट होगा उतना ओशियन करंट बढ़ेगा। विंड करता है, ग्रेविटी करता है, कोरियोलिसिस फोर्स करता है, ये प्राइमरी फोर्सेज है। सेकेंडरी फोर्सेज क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस और सैलिनिटी डिफरेंस ये करता है, ठीक है। अब देखो, अगर हम आपसे पूछे ओशियन करंट में कौन इन्फ्लुएंस करता है, आपने पढ़ लिया। हमेशा ध्यान रखना, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ का ना, आपका रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ का ओशियन करंट से कोई मतलब नहीं है, मतलब 4 चला गया, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ क्या याद रखना है, रोटेशन ऑफ अर्थ का है, एयर प्रेशर ऑफ अर्थ का है, डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर का है, डेंसिटी का है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3। समझ में आया। तो देखो, आपने एलिमिनेशन टेक्निक भी सीखा, कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आता हो कंसेप्ट, आपने सीखा ना कि 8 कोर इंडस्ट्री क्या है। तो PYQ से हम चीज़ें सीखते भी है। मेरा एक ही मतलब है, मॉक वर्सेज PYQ, मॉक भर के मतलब टेस्ट जो देते हैं, और PYQ को मैं ज़्यादा प्रिविलेज देता हूँ, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ कि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि पार्ट 6 आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, 13 दिसंबर को पेपर है, बिल्कुल मत घबराइए। आप जो पढ़ रहे हैं उसी से आएगा, कुछ नया सोर्स मत पढ़िए। करंट अफेयर्स आप एक सोर्स को फॉलो करने, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। करंट अफेयर्स नया देख सकते हैं जो आपका अपडेटेड चीज़ होगा, लेकिन नया चीज़ आप स्टैटिक में मत पढ़िए। थैंक यू एवरीवन।